वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी पार्ट वन। क्यों? क्योंकि इस बार मैं लेके आ रही हूं टोटल 10 केसेस। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 5 केसेस और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए 5 केसेस। वापस केस स्टडी कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ग्रेड 12 बायोलॉजी के लिए। अगर याद करो हमने लेटेस्टली जो सैंपल पेपर डिस्कस किया था, लेटेस्ट में एकदम जो सैंपल पेपर डिस्कस किया था उसमें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कितने सेक्शंस आने वाले? 5। और उसमें से जो सेक्शन डी है यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 2 केसेस आने वाले जिसमें चॉइस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। और ये जो चैप्टर है ये तो फेमस ही है केस स्टडी के लिए, ठीक? तो बिल्कुल भी हम रिस्क उठाएंगे नहीं, 110% अपना प्रिपरेशन करके जाएंगे ताकि हमारे एग्जाम में जब भी हम एग्जाम देने जाए तो सारे क्वेश्चंस बन जाए। फिर से बता दूं, केस स्टडी अनसीन पैसेज नहीं है। क्यों अनसीन पैसेज नहीं है? क्योंकि केस अपनी कुछ अलग बात बोलता है और क्वेश्चंस तो वही पूछता है जो उनको पूछना है। और आजकल जो अभी अभी लेटेस्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रिलीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जानबूझ के जो सीबीएसई है वो गलत डायग्राम प्रिंट करवा रहे हैं। मतलब तुम लोगों को लगेगा सही तो है और पूछ सही क्वेश्चन रहे, अब तुम लोग सही क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाओगे, पर एक्चुअल में तुमको ये आइडेंटिफाई करना था कि वो पिक्चर ही गलत है, तो जो भी वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जो नया पैटर्न, मतलब आजकल जो नया पैटर्न आ रहा है वो लर्निंग तो है पर लॉजिकल भी, और साथ में तुम कितना कीनली कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर भी है। और ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे तुम स्कूल लेवल पे दे सकते हो, जैसे हो गई ओलंपियाड, उसके बाद इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साथ में तुम कॉलेज लेवल की एंट्री के लिए, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन के लिए, जैसे हो गई तुम्हारी सीयूईटी, आईआईटी और साथ में नीट। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए या एडमिन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती हैं, जैसे हो गई आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी, उन एग्जाम की भी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन एकदम फ्री में ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो चलो इसी नोट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं केस स्टडी बेस्ड का पहला केस। फिर से अभी हमें क्या करना है? मैक्सिमम रिवीजन करना है, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करना है। ठीक, जब हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिलहाल के लिए हम कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, 1 मिनट का पॉज लेंगे। अब ये करेंगे क्या? ये भी कर सकते हो क्योंकि रिवाइज करना है, या फिर पूरा केस स्टडी बेस्ड मतलब जो केस दिया है वो पढ़ लो, समझ लो, 2 मिनट का पॉज लो, पूरा एनालिसिस कर लो, क्वेश्चंस मत देखो, अभी पूरा एनालिसिस कर लो उस क्वेश्चन मतलब उस केस का, पर्टिकुलर पैसेज का, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, सॉल्व करो। तो इस तरीके से भी रिवीजन भी हो जाएगा और क्या पता तुमने जो अभी रिसेंटली रिवाइज किया है वही कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला केस। क्या है केस? देखते हैं। अगर तुम देख सको ये वाला डायग्राम, लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने कहा था ऐसा कोई डायग्राम एनसीईआरटी का जो ड्रॉ करने के लिए थोड़ा टफ लग रहा है वो उसको उठा के कहाँ दे देंगे? केस स्टडी बेस में, और जो डायग्राम इजी वो तो तुम ड्रॉ करोगे ही। हुआ क्लियर? चलो देखते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। मतलब उन्होंने टेस्टिस का फंक्शन बताया कि टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? जल्दी बताओ। क्योंकि वो ऑर्गन है जहां पे होता है गैमीट का फॉर्मेशन, वो उन्होंने अगली लाइन में लिख के दिया है। जल्दी बताओ, मेल के गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, मेल में जो सेक्स हार्मोन है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा नाम जल्दी बताओ। तो टेस्टोस्टेरोन को दूसरा नाम एंड्रोजन, एक और नाम टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक, अच्छा मैं आगे नहीं बढ़ रही, जल्दी बताओ ये प्रोड्यूस कहाँ होता है ये हार्मोन? तो अगर याद होगा तो टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पेस रहता है इंटरस्टिशियम, वहां पे रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल, वो प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और रही बात स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हो रहा है। हुआ क्लियर?
चलो बहुत बढ़िया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो भैया स्टडी कर लेते हैं। तो ये अपने एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखो, याद करो, मैंने बताया था तुम्हारी बुक में 2 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम बने हुए हैं। एक तो बहुत ही टफ है, बिल्कुल भी बनाया नहीं जा सकता, तो वो तो 110% आएगा ही इसी फॉर्म में। ये थोड़ा उसके कंपेयर में सिंपल है, दिखता जरूर एकदम टफ है पर सिंपल है। पर वापस तुमको अगर थोड़ा सा भी टफ लग रहा है वो कौन सी कैटेगरी में चला गया है देख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। अभी अपन ने क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़ा पर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताओ। अब उन्होंने बहुत सारी चीजें लेबल नहीं की है पर हम पूरा वैसे उसी ऑर्डर में बोलना शुरू करेंगे जिस ऑर्डर में पढ़ा हुआ है, ठीक। ओके, तो सबसे पहले बताओ ये क्या है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्क्रोटम, जहां पे क्या रखा हुआ है, टेस्टिस रखा हुआ है। मतलब कि ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि स्क्रोटम में 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो वो अलाउ करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक। उसके बाद अब तुम्हारी बुक में अगर याद होगा यहीं पे 2-3 लेबलिंग्स दी हुई है एक्स्ट्रा में। क्यों, वो तो है टेस्टिस का ही पार्ट, बस उन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है। अगर याद हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है, जब बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो तुम्हारी बुक में टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस जो उसके बाद आता है, और रेटिटेस्टिस के बाद वसा इफ्रेंशिया। ये 3 लेबलिंग और दी हुई हैं। फिलहाल इस डायग्राम में वो 3 लेबलिंग नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, हमने तो रिवाइज कर लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद बताओ जो उसके बाद वाला पोर्शन कौन सा होता है। तो उसके बाद आता है एपिडाइडमिस। तो ये जो पी है वो कुछ और नहीं बल्कि एपिडाइडमिस है। अब बोलोगे मैम नहीं समझ में आ रहा, आपको कैसे पता चला कि एपिडाइडमिस है। याद करो, एपिडाइडमिस वही पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते थे, सुपर कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे स्पर्म वेट करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं और अगले बैच का डिस्पैच होने के लिए वेट कर रहे हैं। याद आया, तो ये वही पोर्शन है, सुपर कॉइल्ड है। तो सुपर कॉइलिंग यहाँ पे देख सकते हैं एकदम घुचुर पुचुर करके बनाया हुआ है। तो भैया पूरे इसमें सबसे ज्यादा जो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है तो वो कौन सा है, एपिडाइडमिस है। तो ये कंफर्म हो गया कि एपिडाइडमिस है। उसके बाद और एक प्रूफ कैसे मिल रहा है, ये वही पार्ट है जो टेस्टिस के ऊपर शुरू होता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन ऐसा गया है, तो ये क्या है, जैसे एपिडाइडमिस। आप बोलोगे मैम कैसे याद रखें, सपोज करो ये टेस्टिस है तो कुछ इस तरह से यहां से एपिडाइडमिस गया, ऐसे फोल्ड होके फिर ऊपर गया है ठीक है। अब देखना ये फनी मूवमेंट लग रहा है जरूर तुमको कि मैम कैसे समझा रही है यूं करके, यही एग्जाम में याद आने वाला है, ठीक है। मेरा तो मोटा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, फिर कैसे भी याद रहे, फनी पार्ट से या सीरियस पार्ट से, जैसे भी, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो भैया एपिडाइडमिस है, ठीक, एपिडाइडमिस है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब अगर पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो ये क्या है, अगर देख सकते हो एक बड़ी सी ट्यूब है जो क्या है, एक हम बोल सकते हैं डक्ट है। अगर याद होगा एसेसरी डक्ट है ना, तो एसेसरी डक्ट में ये जो क्यू है वो भी एसेसरी डक्ट है जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक। चलो उसके बाद ये कहाँ जा रही है, मर्ज हो रही है। किसमें मर्ज हो रही है, उस जगह मर्ज हो रही है जहां पे 3 ग्लैंड्स का सिक्रीशन सिक्रीट आउट होगा। जैसे टी हो गई सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल्स, उसके बाद क्यू ग्लैंड नहीं है, ये वाली ग्लैंड है पर उन्होंने उसकी लेबलिंग गायब कर दी जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए, जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट। याद करो 2 सेमाइनल वेसिकल्स होती है, एक प्रोस्टेट होती है जो ऐसे डिवाइड दिख रही पर वो है एक ही, और क्या रहती जो ऐसे, वो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती। याद आया, तो ये हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं और सारी चीजें क्या कर ली, डिस्कस कर ली। अच्छा बोलो कि मैम आर तो रह गया, तो आर क्या है, इजैक्यूएटरी डक्ट, जहां से इजैक्यूएशन होगा। हुआ क्लियर। चलो अब तो अपन को सब पता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या जानबूझ के हटाया गया है ताकि तुमको कंफ्यूज किया जाए, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। Which of the following is correct? अब जब भी ऐसे कोई चीज आए करेक्ट इनकरेक्ट, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन नीचे जाते तो तुम भूल जाते हो कि एक्चुअली पूछा क्या है। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेबल पार्ट ऑफ पी। तो पी के लिए करेक्ट क्या है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पी क्या है। तो पी अपना एपिडाइडमिस है, ठीक। अब एपिडाइडमिस ध्यान में रखना, और उन्होंने पूछा कि करेक्ट कौन सा है। मतलब जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे और तुमको लग रहा है वो एकदम बकवास लिखा हुआ है, हटा दो, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो अपना आंसर ही नहीं है, ठीक। तो करेक्ट अंडरलाइन किया, पी अंडरलाइन किया, दिमाग में एपिडाइडमिस रखा, उसके सारे पॉइंट्स रखे कि सुपर कॉइल्ड है, वहां पे स्पर्म वेट करता है, नरिशमेंट होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन में, बस इतना है, ठीक है। चल
आगे, और या बोल सकते हो कि कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे, P इज रेटिटेस्टिस, गलत, रेटिटेस्टिस नहीं है, हटाओ, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत लिखा है, क्या है, एपिडाइडमिस। आगे, P इज एपिडाइडमिस, चलो आधा तो सही है, बाकी पढ़ लेते हैं। विच सिक्रीट्स फ्लूइड दैट नरिशेस द स्पर्म, हाँ जो हमने एक पॉइंट बोला था उसमें ये फिट हो रहा है, फिलहाल के लिए तो टिक मार के रखो, आगे देखते हैं, क्योंकि बात वही है ना, MCQ में तुमको चूज करना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शंस देखोगे ना, तुम दो ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे मैम ये भी तो सही है और ये भी सही है, पर तुमको चूज कौन सा करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक। चलो सी देखते हैं, P is epididymis, that epididymis, ठीक है, that carries sperms and secretion of seminal vesicle, गलत गलत गलत, seminal vesicle थोड़ी ना उसका secretion करता है, तो आधा तक तो सही था पर आधा गलत। याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आधा सही है और आधा गलत है, प्लीज उस पूरे स्टेटमेंट को क्या कंसिडर करो, गलत ही कंसिडर करो। हुआ क्लियर? चलो डी देखते हैं, P इज रेटिटेस्टिस, गलत, अब पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, फिर भी बोलोगे मैम दिल है कि मानता नहीं, मत मानने दो, पढ़ लो आगे। ओके, P इज रेटिटेस्टिस विच लाइज अलोंग इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस एंड स्टोर द स्पर्म, बाकी तो ठीक है, रेटिटेस्टिस गड़बड़ लिखा हुआ है और इनर साइड भी बोलना गड़बड़ है, क्योंकि टेस्टिस के बाहर वाला पोर्शन है जो एक्चुअल में बाहर के लिए सप्लाई कर रहा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हुआ, अपना ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। P is an epididymis that store the sperm and secrete a fluid which is considered to nourish the sperm. हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर बोला है, देखो अब ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक। तो करेक्टली मैच बोला है, अब वो बोल रहे हैं कि क्यों है वसा इफ्रेंशिया, वापस जाते हैं डायग्राम पे, क्यों है वसा इफ्रेंशिया, गलत, वो वास्ट डिफरेंस है, वसा इफ्रेंशिया नहीं है। इनफैक्ट इस डायग्राम में तो वसा इफ्रेंशिया मतलब ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो जूम करके दिखता है, तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, पर वापस एनसीईआरटी में भी 2 टेस्टिस में से सिर्फ एक टेस्टिस में दिखाया हुआ है लेबलिंग में, ठीक है। चलो तो क्यों तो गलत। आर इजैकुलेटरी ड्रग, चलो डक्ट देख लेते हैं, तो आर, हाँ ये तो सही बोल रहा है, पर फिर भी आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एस सेमाइनल वेसिकल, एस बोल रहा है, अरे नहीं सेमाइनल वेसिकल ये थोड़ी ना है, वो तो टी है, एस क्या हुआ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो गड़बड़, तो थर्ड ऑप्शन भी अपना कट गया। चलो देखते हैं टी, काउपर्स ग्लैंड, अब टी क्या लेबल्ड है, लो टी उन्होंने गलत, दोनों को इंटरचेंज करके रखा है, एस और टी को, तो गलत गलत गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहा तुम्हारा, बी, दैट इज आर, ठीक। तो देख लेते हैं, तो उन्होंने सही लेबलिंग्स बताई कि कौन सा वाला लेबलिंग सही है, मतलब जो अपन सही बोल रहे थे ना कि एस ये होना चाहिए, टी ये ना होना चाहिए, वही तो हमने बोला था कि वसा इफ्रेंशिया है, क्या है वो, वास्ट डिफरेंस है। आर तो सही लेबल था, एस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नेम होता है कूपर्स ग्लैंड, है ना, या काउपर्स ग्लैंड, टी सेमाइनल वेसिकल। हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्यू, इनकरेक्ट पूछा है, वापस याद रखना क्यू के लिए, तो वापस देख लो बाबा क्यू क्या है, तो क्यू है, यहां से अपन ने शॉर्टकट देख लिया, ठीक है, अभी के लिए, तो तुम तो बाबा वापस चलो कर ही लेते ना, तो बोलोगे मैम हम भी यही करेंगे, नहीं करोगे ये, तो क्यों है तुम्हारा वास्ट डिफरेंस, ठीक। और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 सही रहेगा, एक कुछ गड़बड़ बोलता रहेगा। चलो देखते हैं। इट कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडाइडमिस, ठीक है, एपिडाइडमिस से तो कैरी करता है टू इजैकुलेटरी डक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो सही बोल रहा है, सिंस ये सही बोल रहा है और पूछा है इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, तो हटाओ इसे, ये तो अपना आंसर नहीं है। क्यू आर ओनली 2 इन नंबर, हाँ भैया 2 ही नंबर में होते हैं, एक टेस्टिस का से आता है, एक टेस्टिस से आता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा है इनकरेक्ट, हटाओ इसे भी। इट अराइजेस फ्रॉम रेटिटेस्टिस, बोल रहे हैं कि वो ओरिजिनेट कहां से होता है, रेटिटेस्टिस से होता है, ये गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि क्यू अपना क्या है, वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस के पहले वाला पोर्शन का नाम क्या है, एपिडाइडमिस। याद करो थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि सपोज करो ये टेस्टिस है, तो यहां से यहां तक नीचे तक क्या आया, एपिडाइडमिस, फिर नीचे से ऊपर तक कौन गया, जल्दी बताओ, वास्ट डिफरेंस, तो ये वाला तो गड़बड़ है, और गड़बड़ ही पूछा है, यानी कि ये अपना आंसर हो गया। फिर भी आखिरी आंसर देख, आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। इट कंस्टिट्यूट मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, हाँ एसेसरी डक्ट का तो पार्ट है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। पूछा है इनकरेक्ट, हटाओ इसे, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, सी।
हुआ क्लियर? चलो, तो क्यू वास्ट डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम कॉर्डा एपिडाइडमिस। तो अब कॉर्डा वर्ड नहीं लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, एपिडाइडमिस तो लिखा है ना, उतने से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which structure passes through the prostate gland and carries sperm and secretion of seminal vesicle? वो पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है और कैरी कर रहा है स्पर्म को और साथ में सेमाइनल प्लाज्मा भी, क्योंकि सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से कौन सा स्ट्रक्चर पास ऑन हो रहा है। ये वाला देख सकते हो, ये यहाँ गया है इजैक्युलेटरी डक्ट और ये पास हो रहा है प्रोस्टेट से भी। ठीक, चलो अब इनमें से अपन को चूज करना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट, कौन सा वाला ऑप्शन सही है। चलो देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है आर। अब आर मतलब जो हमने सोचा था वो आर, तो आर है इजैक्युलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही। उसी देखो, अब बोलोगे मैम पर लेबलिंग तो यहाँ है, लेबलिंग यहाँ है पर वही तो कंटिन्यू हो रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ पे, और यही ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो उन्होंने लेबल की नहीं, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि तुम कंफ्यूज होगे, तो वही तो सामने तक एक्सटेंड हो रही है। हुआ क्लियर? चलो, और उसके बाद यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, चलो तो मूव करते हैं इसी केस के, केस नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, असर्शन रीजन पे। अच्छे क्वेश्चन है, वापस बता दूं 16 ऑब्जेक्टिव रहेंगे सेक्शन ए के, उसमें से 2 से 3 असर्शन रीजन आने वाले हैं। तो क्या पता अभी ये हम असर्शन रीजन केस स्टडी में पढ़ रहे हैं, पता चला यही केस स्टडी का असर्शन रीजन उठा के दे दिया एक्चुअल असर्शन रीजन में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। असर्शन, म्यूकस प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग एजैकुएशन। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि जो म्यूकस है जो निकल रहा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, 2 मिनट होल्ड करो, म्यूकस रिलीज होता है या ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस इसलिए रिलीज होता है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके और स्पर्म मरने से बच सके। ठीक, डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग एजैकुएशन, हाँ कुछ हद तक सही बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला वाला केस, यानी कि केस नंबर 2। oogenesis is the process of formation of ovum in ovary, बिल्कुल सही, oogenesis process है formation of ovum in ovary। ठीक है, आगे it consists of 3 phase, multiplication, growth and maturation। अगर याद होगा तुम्हारी बुक में एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसी के बारे में, मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरेशन होता है। oogenesis is controlled by hormone GnRH, याद करो GnRH का फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अच्छा, निकला, किस पे एक्शन किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। उसके बदले में एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? FSH, LH। याद आया? चलो आगे देखते हैं। सो GnRH, LH एंड FSH। ठीक, आगे GnRH secreted by the hypothalamus stimulate the anterior lobe of pituitary gland to secrete LH and FSH। देखो ये फायदा रहता है, हमने तो सिर्फ इतना सा देखा और सारा रिवाइज कर लिया, वही आगे लिखा हुआ आया। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन FSH? बताओ जल्दी, FSH का फुल फॉर्म क्या है? तो FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकुलर फेज के लिए। और स्पेसिफिक बोलना है, अरे जो प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल का टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये जो पूरी स्टेज है यानी कि प्रोलिफरेशन, ये कौन करवा रहा है? FSH। अब इससे मिलते जुलता अपन को क्या देखना है? ऑप्शन ढूंढना है। इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, वो बोल रहा है ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन को रोक रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। और इट इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, वो बोल रहा है इंड्यूस करवा रहा है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अगला, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कुछ आ रहा है समझ में? अभी हमने कौन सी कहानी बोली, अब देखो कुछ मैच आ रहा है। एंड इज कॉजेस ओवुलेशन, नहीं, ओवुलेशन का कॉज LH होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे उसका लेवल ज्यादा होता है तो ओवुलेशन होता है। तो 4th तो नहीं है, और जितनी सारी कहानी बोली वो कहानी किस पे आके मैच हो रही है? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अभी मैंने बोला कि जैसे FSH रिलीज होता है, वो इंस्ट्रक्शन निकला कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां पे गया? मतलब ब्लड में गिरा, ब्लड घूमते 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 कहां पहुंचा? ओवरी पे। ओवरी
डिस्कवरी पे बोला अच्छा जो स्टोर किया है ना, जो ऑलरेडी जब फीटल स्टेज में ही मियोसिस 1 तक कहानी जिनकी आ गई थी, प्राइमरी oocyte की कहानी आ गई थी, उनमें से एक को निकालो, मैच्योर करना स्टार्ट करो और प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शरी, टर्शरी का ग्राफियन, मतलब फिर मैच्योर ग्राफियन, ये सारी चीजें बनाओ। तो ये कौन कर रहा है? FSH ही कर रहा है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है अपना? सी। तो ना ए ना बी और ना सी। चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ एग oocyte विद इन द फॉलिकल टू कंप्लीट द मियोसिस 1। याद करो मियोसिस 1 का कहानी रुकी हुई थी, इनकम्प्लीट था। और याद करो अगर तुमने पढ़ा होगा कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर से निकलता है ओवम, यानी ओवम क्या है? वो बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि oocyte ही है, ठीक। तो ग्राफिन फॉलिकल तो बाहर रह जाता है, उसके अंदर से ओवम रिलीज आउट होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte तक तो कहानी रुकी हुई है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। कहां पे? फीटल वाली स्टेज में। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। इनहिबिट नहीं करता, इनहिबिट समझो बात को, यहाँ का जो पहला ऑप्शन है इनहिबिट यानी कि रोकना, रोक थोड़ी ना रहा है, वो तो प्रमोट कर रहा है, निकलो भैया ईस्ट्रोजन निकलो। तो ये तो गड़बड़ है, तो ये तो गलत ही है सेंटेंस। बी इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, नहीं, वापस वो भी नहीं। सी वाला तो करेक्ट है और डी वाला ओव्यूलेशन तो LH करवा रहा है, तो पूरी कहानी चेंज, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच हार्मोन इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल? अब भी हमने देखो रिवीजन में बोला कौन सा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देख लेते हैं, सीधा सीधा आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल का फॉर्मेशन करा रहा है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH निकालने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन, वो तो खुद निकल रहा है रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से, यानी कि उसका दूसरा नाम कॉर्पस ल्यूटियम से, जो काम कर रहा है एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन कर रहा है। और करेक्ट आंसर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। चलो देख लेते हैं। LH इंड्यूसेस रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड देयरबाय द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte? तो ये तो एकदम सीधा सीधा आंसर है मियोसिस 1, क्योंकि वो समझो बात को, वो पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है? तो सेकेंडरी oocyte। याद करो तुम पढ़ चुके हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है एक सेकेंड पोलर बॉडी में और ओवम में, तो वो तो तब होगा, अभी नहीं। कहानी कब तक आ जाती है? सेकेंडरी oocyte तक। ये अलग बात है कि हम ओवम ही बोल देते हैं, पर टेक्निकली देखा जाए तो सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए, ठीक। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ LH। अब फंक्शंस है, अब इसमें से अपन को कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल, बिल्कुल सही। तो ए तो होना ही चाहिए अपने ऑप्शन में। तो ए कहां पे? इसमें है, इसमें नहीं है तो हटा दो, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस बचे। स्टिमुलेट कॉर्पस लूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। LH क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है कॉर्पस लूटियम को टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि LH की ही वजह से जो मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल है उससे क्या निकल गया? उससे निकल गया ओवम। अब ये जो बच गया उसको कॉर्पस लूटियम बोला। और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन किसके इंस्ट्रक्शन पे निकाल रहा है? LH के इंस्ट्रक्शन पे। तो ये भी सही है, तो अपना आ गया A एंड B, ठीक। और B तब होना ही चाहिए। अब देखो ऑप्शन रिडक्शन मेथड लगा लो, C एंड D ओनली। अब C भी देख लेते हैं। स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन, नहीं। ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन का हेल्प कौन, मतलब ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन कौन करा रहा है? FSH। क्वेश्चन में क्या पूछा है? LH। तो C तो अपना आंसर में होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो वैसे ही कट गया। हुआ क्लियर? तो अपना आंसर क्या बचा? A। फिर भी डी पढ़ लेते। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एग टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte, गलत, ये भी नहीं, वो FSH करा रहा है। फिर से ये डी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है A एंड B। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन रीजन, तरीका वही, असर्शन पढ़ो, बिकॉज बोलो, रीजन बोलो। अगर वो लॉजिक आ गया तो सही लॉजिक है। द इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑफ GnRH। वो बोल रहे हैं कि जो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा होता है तो वो GnRH, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ GnRH का कॉज होता है सबसे पहले। तो इंक्रीज लेवल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, GnRH का कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, एक और चीज, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेनेंस का काम कर रहा है, उसका GnRH से क्या लेना देना? कुछ आया समझ में? और वो अब वो बोल रहे कि पॉजिटिव फीडबैक ऑन GnRH, तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया ना। अब बताओ रीजन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, सीधे मूव करो कहां पे? ऑप्शन डी पर, ठीक। ओके देख लेते हैं।
द राइजिंग लेवल, अब बोलोगे मैम नहीं समझ में आया, 1 मिनट, अब इसको 2 मिनट रोकते हैं, ठीक है? कैसे रोकते हैं, समझो बात को, ऐसे समझते हैं इस चीज को कि बोलोगे मैम अभी नहीं क्लियर है, वेट करो बता रही हूं। अच्छा ऐसे बताओ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा कब, अब मैं रिवर्स में समझाती हूँ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा कब होता है? तो बोलोगे मैम जब कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा है, ठीक। इन केस कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, अभी भी बताओ, अभी भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा है, मतलब बोलोगे मैम प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, करेक्ट। प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है मतलब वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो मुझे बताओ प्रेगनेंसी के टाइम पे ओव्यूलेशन होता है क्या? मैम नहीं होता, ना ओव्यूलेशन होता है ना ही मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक। अब बताओ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन होता क्यों है? क्योंकि मैम फॉलिकल बनता है, देखो मैं रिवर्स में चल रही हूँ, ओव्यूलेशन क्यों होता है? क्योंकि फॉलिकल बनता है। समझो बात को, देखो मैंने क्या पूछा कि बताओ जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा है बॉडी में, तो बताओ क्या कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा होगा। अभी देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अपन बाद में आएंगे, ठीक है? पहले सिर्फ एक हम यहां तक पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना समझा रही हूं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा है, ठीक है? तो मैं पूछ रही हूँ बताओ प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा कब होता है? अब तुमने एक ऑप्शन बोला कि मैम जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहेगा, ठीक। मैंने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम हट गया है, पिक्चर में से हट गया है। अब बताओ, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा है, तो बोलोगे मैम कि प्लासेंटा होगा फिर पिक्चर में। मैंने बोला ठीक है चलो प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा है मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है। अब मुझे बताओ रिवर्स में, जब वो लेडी प्रेग्नेंट है क्या ओव्यूलेशन होता है? तो बोलोगे मैम नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ ओव्यूलेशन कब होता है, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? तो बोलोगे मैम LH, थोड़ी देर पहले पूछा था। अब ओव्यूलेशन तो करवाना नहीं है, यानी LH को निकालने की जरूरत नहीं, करेक्ट, ठीक। अच्छा बताओ LH काम किस पे करता है? तो बोलोगे मैम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे, मतलब इसका मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल करवाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन कराता है? तो बोलोगे मैम FSH, ठीक है। पर मतलब अगर ओव्यूलेशन करवाना है इन केस, तो पहले तो ग्राफियन फॉलिकल बनवाना पड़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनवाना पड़ेगा यानी कि FSH निकलवाना पड़ेगा। FSH तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो ओव्यूलेशन नहीं करवा सकते, ओव्यूलेशन नहीं करवा सकते इसलिए फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं करवा सकते, फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं करवा सकते इसलिए FSH हार्मोन निकलवा नहीं सकते। FSH हार्मोन कौन निकल रहा है? तो बोलोगे मैम पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? तो बोलोगे मैम हाइपोथैलेमस। किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे रहा है? आ गई कहानी, GnRH। अब समझो, अगर मैं बोल रही हूं GnRH, अगर मैं बोल रही हूं ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन है, इसका मतलब मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ओव्यूलेशन नहीं चाहिए। जब ये दोनों नहीं चाहिए यानी मतलब मेरे ब्रेन में से, मेरे नहीं मतलब जिस भी लेडी, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, जो हाइपोथैलेमस है उसमें से GnRH भी निकलना नहीं चाहिए। मतलब नेगेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए कि भैया GnRH ना निकले। अब यहाँ पे कहानी क्या लिखी है? पॉजिटिव फीडबैक, मतलब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन निकला वहां पे वो चीज डिटेक्ट हो गई। किसने डिटेक्ट की? बट ऑब्वियस हाइपोथैलेमस ने। उसने बोला अच्छा प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो गया, चलो और GnRH निकालते हैं, और GnRH निकलेगा तो और FSH निकलेगा, FSH निकलेगा तो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होगा। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गया LH पिक्चर में आ जाएगा, LH उससे ओव्यूलेशन करा देगा। अरे पर वो लेडी तो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अभी भी निकल रहा है, ओव्यूलेशन तो नहीं कराना है, यानी कि इसको रोकना है। यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव, गलत लिखा हुआ है। हुआ क्लियर? अब तो इसका आंसर क्या आया? D आया। इसीलिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? द राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब नहीं करना है, रोकना है। किस किस को रोक रहा है? रिलीज ऑफ GnRH, क्योंकि जैसे ही GnRH निकलेगा तो वो किसको निकलवाएगा? FSH और LH को, और FSH और LH अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा है यानी कि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो ओव्यूलेशन नहीं कराना है, ओव्यूलेशन नहीं कराना है तो FSH और LH को नहीं निकलवाना है, FSH LH को नहीं निकलवाना है, यानी कि GnRH को भी रोकना है। GnRH को रोकना यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होनी चाहिए, ना कि पॉजिटिव। हुआ क्लियर? तो इनहिबिट करवाना है, ना कि बोलना है कि चलो और निकालो, ठीक। इसीलिए वो ऑप्शन क्या आया था अपने असर्शन रीजन में? D, ठीक। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं केस नंबर 3 पर। चलो देख लेते क्या बोल रहा है थर्ड केस।
The first menstruation is called menarche, बिल्कुल सही. That usually occurs between 12 and 15 years. In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. वापस एवरेज लिया है, हर जन का अलग अलग होता है, तो अपन ने एवरेज लिया है, बुक ने भी एवरेज लिया है, चलो ठीक है. And is called menstrual cycle. ठीक है. It is regulated by certain hormone as pituitary gland is stimulated by releasing factor. Releasing factor मतलब gonadotropin releasing factor. ठीक. Hormone प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस. आई बात समझ में? तो उन्होंने सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर करके लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वो GnRH के बारे में बात कर रहे हैं. आगे, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द ओवरी. द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरी अफेक्ट्स द वॉल ऑफ द यूट्रस. तो ठीक है, सारी कहानी सही है. हमको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वापस एक्चुअली कंट्रोल कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से निकला GnRH पहुंचा किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास. वहां से निकले दो हार्मोन, बारी बारी से निकलेंगे. पहले निकला FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसके पास गया? ओवरी के पास गया. ओवरी के पास जाके क्या करवाया? फॉलिकुलर फेज करवाया, जो स्टार्ट होगा मेंसेस के 6 डे से लेके अराउंड 14th डे तक. फॉलिकल पूरा ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया. प्राइमरी का सेकेंडरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन का मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. उसके बाद रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जैसे उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, पीक पे आ गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया, जो खाली डब्बा बच गया उसको हमने बोला क्या? कॉर्पस ल्यूटियम. जिस दिन ये हुआ मिड डे हुआ, अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे होगा ओव्यूलेशन. तो 14th डे के पहले था 6 डे से लेके 13 डे वाला था फॉलिकुलर फेज, 14th डे था ओव्यूलेशन, 15 डे से लेके 28 डेज वाला वापस फेज रहेगा जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलेंगे. ठीक है. अब जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा उसमें से रिलीज हुआ कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करेगा? क्योंकि यहाँ यूट्रस के बारे में बात की गई है, तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा. उसके पहले जब FSH था तब ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ था, तो उस वजह से नई एंडोमेट्रियम लेयर जमती जा रही थी. बट सिंस प्रोजेस्टेरोन लेवल 28th डे क्या हो जाएगा? एकदम लो हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. सिंस ये फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्लासेंटा नहीं बना. प्लासेंटा नहीं, क्योंकि अब बोलोगे मैम फर्टिलाइजेशन प्लासेंटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना तो एम्ब्रियो की जो ब्लास्टोसिस्ट वाली लेयर है, वो स्टेज है, वो नहीं बनी. ब्लास्टोसिस्ट के आउटर मोस्ट में ट्रोफोब्लास्ट होता है, वो नहीं बना तो उसने प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं किया. सिंस प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो बचा हुआ प्रोजेस्टेरोन अब निकलना शुरू नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप. तो ये जितनी भी एंडोमेट्रियम लेयर जमी है वो क्या हो गई? ड्रॉप करके बाहर बॉडी के. ठीक. इसी को हमने वापस क्या बोला? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंसुरेशन. इसको पर्टिकुलरली मेंसुरेशन, और ये पूरे कंप्लीट इवेंट को हमने बोल दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल. यही लिखा हुआ है, बस आधा आधा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है. ठीक है, पूरा हो गया क्लियर. स्टार्ट करें क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. वो पूछ रहा है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रोलिफरेटिव फेज? नहीं. प्रोलिफरेटिव फेज तो जब एंडोमेट्रियम लेयर खत्म हो जाती है, मतलब 5th डे खत्म हो जाता है, 6 डे से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है, हटाओ. ल्यूटियल फेज तो ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 15th डे से स्टार्ट होता है, तो हटाओ. ओव्यूलेटरी फेज हो तो खुद 15th डे होगा, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं. तो आखिरी क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल फेज हुआ. क्या क्लियर? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में या मेंस्ट्रुअल फेज में ही एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बाहर आती, जो अराउंड ऑन एवरेज 1 से लेके 5th डे तक चलती है. और जहां से पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं या मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो डे 1 को हम पूरे साइकिल का डे 1 मानते हैं. ठीक. आगे देखते हैं. तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन. सिंपल था. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मार्क्स द प्रोलिफरेटिव फेज? तो याद करो, मैंने अभी बोला कि जिस दिन मेंसेस आते हैं या पीरियड्स आते हैं तो उसको हम मार्क करेंगे डे 1. कहां तक चलता है? डे 5 तक एवरेज. उसके बाद जो 6th डे है वहां से क्या शुरू होगा? फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज. कब तक चलेगा? 13th डे तक. क्योंकि अगर 28 डेज की साइकिल मान के चल रहे हो तो 14th डे यानी कि मिड डे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है. तो आंसर क्या आएगा अपना? 6 से लेके अराउंड 13. तो देख लो जरा ऑप्शन में क्या है. सीधा सीधा आंसर हो गया 6 to 13. तो proliferative phase extend for about 10 to 12 days, usually from day 6 to 13 in a 28 days cycle.
हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज? तो सेक्रेटरी फेज का ही दूसरा नाम क्या है? ल्यूटियल फेज। क्यों ल्यूटियल फेज बोलते हैं? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रीट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो ऑप्शंस ने देखे, अब जो बोला उससे मैच करते हुए अपन को ऑप्शन ढूंढना है, ठीक। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल, नहीं बाबा, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में डायरेक्ट नहीं चेंज होता। पहली बात तो प्राइमरी सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी टर्शरी में होगा, टर्शरी ग्राफियन में आएगा। तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पर वो वैसे भी फॉलिकुलर फेज में होता है या फिर प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, ना कि ल्यूटियल फेज में या फिर सेक्रेटरी फेज में। तो ये तो गड़बड़ है। endometrium rebuilds and estrogen secreted is secretion increase. estrogen secretion increase फिर से कहां पे होता है? फॉलिकुलर फेज में, तो ये भी गड़बड़। LH सर्ज इंड्यूसिंग रिलीज ऑफ एन ओवम, तो LH जो सर्ज होता है वो तो ओव्यूलेशन को रिजल्ट कराता है, यानी ओव्यूलेटरी फेज। बात की किसकी गई है? ल्यूटियल फेज के बारे में। तो ज्यादा करेक्ट क्या है? ए, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। हुआ क्या क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट अटेन पीक लेवल ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेशन होता किस वजह से है? LH, मेजर LH फॉलोड बाय FSH। तो ये दो आंसर मिलने चाहिए। तो FSH प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो ओव्यूलेशन होने के बाद जो खाली डब्बा बच जाएगा, रप्चर्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, वो प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तो आंसर नहीं है। LH तो आंसर होना ही चाहिए। और ज्यादा करेक्ट वही ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट किसमें मिल रहा है? A एंड C। FSH भी ज्यादा रहता है और LH भी ज्यादा रहता है। भूल रहे हो तो अपने बुक का वही ग्राफ ओपन करके देखो, तो ग्राफ में तुमको दोनों पीक मिलेंगे, FSH की भी पीक है, LH की भी पीक है। ये अलग बात है कि LH की ज्यादा पीक है एज कंपेयर टू FSH, पर अगर पूरी साइकिल में देखोगे तो सबसे ज्यादा पीक उसी टाइम पे है दोनों की, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन कॉजेस डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? कौन सा हार्मोन बंद होने की वजह से डीजनरेशन होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम का? तो बट ऑब्वियस कौन सा हार्मोन निकल रहा था ल्यूटियल फेज में? LH। LH गायब, सारी कहानी गायब, तो सीधा सीधा आंसर हो गया, ठीक। चलो मूव करते हैं केस नंबर 4 पे। अब यहाँ पे अगर देख सकते हो डायग्राम में, तो ये क्या है? एक मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बना हुआ है। याद करो हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ा था। यहाँ पे रिब्स थे, फिर मसल्स थे, पेक्टोरल मसल्स थे, फिर उसके बाद एल्वियोलाई था जो उन्होंने मार्क किया है, R है एल्वियोलाई। फिर उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे लोब्स कलेक्ट करते थे, फिर P हुआ एम्पुलरी रीजन, है ना। उसके बाद Q वाला जो हो गया, हम बोल सकते हैं निप्पल, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लेबलिंग्स हैं। चलो देख लेते हैं। तो इसके लिए इन केस कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करो, वापस बुक ओपन करके देख लो। याद करो मैंने बताया था जो डायग्राम टफ है उसका क्या आएगा? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल female mammals. Mammary gland are paired structure that contain glandular tissue and variable amount of fat. Correct, यहाँ फैट भी था, ये जिसकी लेबलिंग उन्होंने नहीं की है, ठीक है। और याद करो मेमोरी ग्लैंड कुछ और नहीं बल्कि स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक। आगे रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर करना। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ, अभी तो बोला स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, तो आंसर आ गया स्वेट ग्लैंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली मैच पेयर बोला गया है। चलो सबसे पहले बोला है P है एरियोला, देख लेते हैं बाबा। P है एरियोला, हाँ मैंने एम्पुला बोला था, सॉरी एरियोला, ये तो सही है, ठीक है। तो ये तो बाबा सही बोला गया है, ठीक है। और तो ये तो सही है। Q है लैक्टिफेरस डक्ट, Q है लैक्टिफेरस डक्ट बोलो या उसी को, और जो टिप है उसको निप्पल, ठीक है। तो ये भी सही है। पूछा है क्या? इनकरेक्ट, ठीक है। S है मेमोरी डक्ट, S बोला है उन्होंने मेमोरी डक्ट है, हाँ वो भी ठीक है क्योंकि ये तो एल्वियोलाई है। उसके बाद आखिरी वाला है T मेमोरी एल्वियोलाई, तो देख लेते हैं। T का बोला है मेमोरी एल्वियोलाई, नहीं मेमोरी एल्वियोलाई नहीं है बल्कि R जो है, R क्या है? R है एल्वियोलाई, ठीक है। और ये एरियोलर रीजन है और ये है जो उन्होंने गड़बड़ लेबल किया हुआ है। तो देख लेते इसका करेक्ट आंसर क्या है। T इज मेमोरी एम्पुला एंड R इज मेमोरी एल्वियोलाई। इंटरचेंज करके दिया है उन्होंने,
आर वाला मेंशन ही नहीं किया है, उन्होंने बोला है कि आर क्या है, वो है मेमोरी एम्पुला। गलत, आर तो मेमोरी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जैसा स्ट्रक्चर जहां से बेसिकली टिश्यू टूट टूट के बाहर आ रहा है, और टी है मेमोरी एम्पुला। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेमोरी डक्ट एक्सपैंड टू फॉर्म, वो पूछ रहे हैं बताओ मेमोरी डक्ट एक्सपैंड होगा और क्या बनाएगा, ये भी सीधे सीधे आंसर है मेमोरी एम्पुले। नियर द निप्पल द मेमोरी डक्ट एक्सपैंड टू फॉर्म मेमोरी एम्पुले वेयर सम मिल्क में बी स्टोर्ड बिफोर गोइंग टू लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये तो अगर तुमको याद होगा तो आंसर आएगा, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वापस बता रही हूँ। मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो उस टाइप की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट सब पढ़ के जाते हैं इस चैप्टर में से, ये वाला पोर्शन छोड़ के जाते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चंस है ये तुमको लीड दिलवाने वाला एरिया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज एरियोला? तो वापस एरियोला क्या है, एक डार्क कलर का स्किन है जहां पे जो फाइनली मर्ज किस में हो रहा है, निप्पल में। देख लेते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर, नहीं वो एल्वियोलाई है, एरियोला नहीं है। फैटी टिश्यू बिटवीन मेमोरी लोब्स, फैटी टिश्यू तो पीछे था, ये थोड़ी ना है। सर्कुलर है ना, मैंने सर्कल जैसा बोला, सर्कुलर पिगमेंटेड, मैंने बोला डार्क कलर, तो उन्होंने वर्ड यूज कर लिया पिगमेंटेड। एरिया ऑफ स्किन, मैंने भी स्किन ही बोला था। अराउंड निप्पल, बिल्कुल सही, एकदम फिट हो रहा है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट द एल्वियोलाई एंड डक्ट, नहीं, आंसर क्या है सी, यानी कि सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन अराउंड निप्पल। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन रीजन, तरीका वही क्या कि असर्शन पढ़ोगे, पढ़ने के बाद अगर सही लगा तो आगे बढ़ोगे, बिकॉज लगाओगे पूरा स्टेटमेंट बोलोगे, पढ़ के लगा सब बकवास लिखा हुआ है तो सीधे आ जाओगे और आंसर मार्क करोगे डी। बिकॉज बोलने के बाद जो तुम बोल रहे हो और वही लॉजिक अगर यहां पे लिखा हुआ मिला तो तुम्हारा आंसर ए। यहां पे कुछ और बकवास लिखी हुई मिली पर वो सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग लॉजिक वाइज सही नहीं है पर वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही चल रहा है तो बी। और जब तुमने यहां पढ़ा तो एक्चुअल में बकवास ही मतलब सब गलत शलत लिखा हुआ है तो आंसर आएगा सी। चलो स्टार्ट करते हैं। द साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, वो बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू पे डिपेंड करता है। सही है, बिल्कुल सही है। द एडिपोज टिश्यू सपोर्ट्स द एल्वियोलाई एंड द डक्ट, नहीं बाबा, एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू है जो फैट डिपॉजिट करता है, अगर याद हो 11th में पढ़ा हुआ है। और देखो जरा यहाँ पे फैट जमा है, जितना ज्यादा फैट होगा बट ऑब्वियस इस जगह पे सबसे ज्यादा बेस मिलेगा तो साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो फैट ही तो रिस्पॉन्सिबल है। अब उन्होंने क्या लिखा है कि जो फैट है एडिपोज टिश्यू सपोर्ट्स द एल्वियोलाई एंड द डक्ट। पहली बात, एडिपोज टिश्यू सपोर्ट का काम नहीं कर रहे, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करने का काम कर रहे। रही बात सपोर्ट की एल्वियोलाई एंड डक्ट को, तो जो सपोर्ट है वो वापस फैट से मिल रहा है ना कि इससे, तो फैट से सपोर्ट नहीं बोल सकते, फैट तो टिश्यू है वहां पे। ठीक है, सपोर्ट की अगर बात करें कि एल्वियोलाई ये वाले को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो मसल्स है वो सपोर्ट कर रही है उसको, ना कि एल्वियोलाई जो साइड में फैट है। हुआ क्लियर? तो जो स्टेटमेंट सी है वो गड़बड़ 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 है, तो अपना आंसर क्या आ गया सी। हुआ क्लियर इतना? तो फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू, मैंने कहा ना जो मसल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सपोर्ट करने का काम कर रही है, सपोर्ट्स द एल्वियोलाई एंड द डक्ट। और एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है, फैट का काम कर रहा है। अरे एडिपोज टिश्यू का नाम ही एडिपोज टिश्यू इसलिए क्योंकि ऐसा टिश्यू जिसके बीच में क्या स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है। याद करो कभी तो मैंने बताया था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी क्लास में बताया था कि अगर कोई इंसान मोटा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो सीधा सीधा लॉजिक है उसका एडिपोज टिश्यू में बहुत ज्यादा फैट भरा हुआ है या फिर उसका एडिपोज टिश्यू ही बहुत ज्यादा है। ठीक, अगर कोई इंसान पतला है मेरी तरह तो मेरे में भैया एडिपोज टिश्यू नहीं है, क्या करें, नहीं है, खाते हैं पीते हैं, मतलब पीते नहीं है पानी पीते हैं, खाते हैं पर नहीं होते मोटे, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेटाबॉलिज्म उस तरीके से डिजाइन है बॉडी का। पर भाई कुछ लोग इतना सा खाते पर ऐसे हो जाते, वापस उनका मेटाबॉलिज्म वैसा है। ठीक, कि जरा सा खाएंगे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में, लिवर क्या बोलेगा पूरा भेजो एडिपोज टिश्यू के पास। ठीक, हुआ क्लियर? तो जो सेल का साइज है, तो सेल का साइज बोलो या ब्रेस्ट का साइज बोलो या बॉडी का साइज डिसाइड करने वाला कौन सा टिश्यू हुआ, एडिपोज टिश्यू। हुआ क्लियर इतना? और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एडिपोज टिश्यू काम कर रहा है, एडिपोज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है
ब्रेस्ट के साइज के लिए नहीं, सॉरी सपोर्ट के लिए नहीं, सपोर्ट का काम तो कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। याद कर, तुम पढ़ चुके होगे 11th में टिश्यूज में। कनेक्टिव टिश्यू वापस बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फिर उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो सपोर्टिव क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इस पिक्चर में पूरी लेबलिंग नहीं की है, जानबूझ के नहीं किए। यहाँ पे मसल्स थी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रिब्स हैं और रिब्स के बीच में भी मसल्स हैं। तो कौन सपोर्ट कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, रिब्स रिब्स रिब्स। तो क्या है रिब्स, कनेक्टिव टिश्यू। रिब्स मतलब बोन, बोन मतलब कनेक्टिव टिश्यू। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं 5 तो क्लियर हो चुका है। केस 5 इस पार्ट का आखिरी वाला केस देख लेते हैं। वापस उन्होंने वही वो वाला डायग्राम दे दिया, फ्लो चार्ट वाला। चलो ठीक है, सब कुछ सही दिया है। स्पर्मेटोगोनिया दिया है, 2n का 2n ही रहा, साइज बढ़ गया, ग्रोथ फेज हुई। इसका नाम चेंज, जे का नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर उसने किया मियोसिस, ठीक है। अब उसने दो मियोसिस 1 किया, मोर स्पेसिफिकली मियोसिस 1 किया, एन बना दिया। फिर मियोसिस 2 हुआ और स्पर्मेटिड्स बन गए, जो एल है वो स्पर्मेटिड्स है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ और आखिरी में एम है स्पर्मेटोजोआ। सोचो, हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, हमने सब सॉल्व कर लिया कि एल जे का नाम जो है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, के का नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एल का नाम स्पर्मेटिड, एम का नाम स्पर्मेटोजोआ। चलो अब पढ़ लेते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय spermatogenesis that begins at puberty. ठीक, it occurs in seminiferous tubule of the testis. Seminiferous tubule are lined by germinal epithelium. Study the schematic representation of spermatogenesis and answer the following question. हमने ऑलमोस्ट जो जो सिंबल में लिखा था हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। Which cells division occur during multiplication phase? वो बोल रहे हैं multiplication phase के टाइम पे किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो भैया माइटोसिस ही होता है, क्योंकि नंबर क्या है, देखो जरा 2n का 2n ही रखा हुआ है। तो 2n का 2n यानी कि इक्वेटोरियल डिवीजन, इक्वेटोरियल डिवीजन यानी कि क्या, माइटोसिस, नो मियोसिस। ठीक, चलो। तो इन मल्टीप्लिकेशन फेज द अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, उन्होंने एक स्टेप और ऊपर की बोली। फिर स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट होगी, वापस वही खा पी के, याद करो मैंने बताया था, सेल प्रोड्यूस हुई, खा पी के बड़ी हो गई, वॉल्यूम बड़ी हो गया, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड रिस्पेक्टिवली। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या है, n नंबर है, और स्पर्मेटिड में भी n नंबर है। तो n यानी कि अपने में होते हैं 46, n यानी 23। तो करेक्ट आंसर है सी। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहां से बनी है, देखो वापस, ये रही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये कहां से बनी है, मियोसिस हुआ है उसका। किसका मियोसिस हुआ था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो रिजल्ट ये हुआ था कि एन सेल्स, एन क्रोमोसोम या प्लॉइडी नंबर था। ठीक, चलो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L into M इज नोन एज, वो बोल रहे हैं L to M को क्या बोलते हैं, L to M को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उन्होंने तो क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं देते तो भी पता था हमको। चलो देख लेते हैं आंसर, स्पर्मियोजेनेसिस। आप बोलोगे मैम ये तो कुछ नया लिखा हुआ है, नया नहीं लिखा हुआ है, उसी का दूसरा नाम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज, तुमने इस नाम से पढ़ा हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस, याद रहेगा। चलो, तो एक नया टर्म तुमने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। बोलोगे मैम हमने तो ये नाम पढ़ा नहीं, नाम नहीं पढ़ा, पर नाम से थोड़ा लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट बोला है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम ग्रोज टू लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। One spermatogonium forms two spermatids. One spermatogonium forms two spermatid. नहीं, हमेशा 4 बनाती हैं, ये तो गड़बड़ है। Spermiation is the release of sperm from seminiferous tubule. नहीं, spermiation तो conversion है spermatid to spermatozoa. Primary spermatocyte undergo mitosis. ना, primary spermatocyte तो meiosis undergo होता है, गड़बड़। To form secondary तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ नहीं, यहाँ करेक्ट पूछा है, तो ये सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी तो सब भैया गड़बड़ है। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which hormone act on spermatogonia to stimulate sperm production? अरे स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि फॉलिकल से मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये तो सीधा आंसर हो गया।
हुआ क्लियर? इसी के साथ FSH और ये वही सब लिखा हुआ है, FSH एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। और इसी के साथ खत्म होता है पार्ट 1 केस बेस्ड स्टडी का। पार्ट 2 में लेके बहुत जल्द आऊंगी, क्योंकि हम टोटल 10 केसेस पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम थोड़े केसेस का नंबर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पेपर में पूरा एक सेक्शन सिर्फ केस ही है, ठीक है? तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस करने के लिए क्या करना है? वेबसाइट पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, साथ में ऐप भी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, NTSC ओलंपियाड हो गया, इनकी भी तैयारी कराता है। साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम हो गई जैसे कि IIT, JEE, CUET और नीट, इनकी भी तैयारी कराता है। साथ में यूपी बोर्ड में भी अवेलेबल है, बिहार बोर्ड के लिए भी अवेलेबल है। साथ में जो एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब दिलाती है, एडमिन पोस्ट के लिए होती हैं, जैसे UPSC, SSC, RRB, इन सब की भी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स कराता है, वो भी एकदम फ्री। बिल्कुल भी मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा नहीं करता कि 2 चैप्टर्स पढ़ाएगा उसके बाद बोलेगा अब पैसे भरो या बाय नाउ या कूपन कोड अप्लाई करो, ऐसी कोई बकवास नहीं। क्या है मैग्नेट ब्रेन? पूरा का पूरा 110% फ्री है, ठीक है? साथ में जो भी अपकमिंग अपडेट्स पता लगाने के लिए या हमसे टच में बने रहने के लिए क्या करना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। जो भी अपकमिंग कोई भी नई न्यू चीज़ पोस्ट है किसी के बारे में, या हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो बिल्कुल फ्री हो। प्लीज़ सजेशन दीजिए इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं, ये हमारी सोच है, ठीक है? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।